हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। तो इससे पहले हमने फिजिक्स के 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं जिसमें हम टॉपिक कर रहे हैं क्लास 11th का सदिश वेक्टर। और पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था इसका पूरा इंट्रोडक्शन, इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ लिया था एकांक सदिश क्या होते हैं और भिन्न भिन्न दिशाओं में सदिशों के मान क्या होते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, याद है ना सबको? सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। तो अभी तक जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो पहले वो पढ़ें, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो आज फिर से बात करते हैं। हमने बिल्कुल लास्ट क्लास में बात की थी भिन्न भिन्न दिशाओं में एकांक सदिशों को किस प्रकार से लिया जाता है। जैसे कि यहां पे देखिए कि ये एक तल है। तल कैसे बनता है मैंने पिछली क्लास में बताया था, 2 अक्षों से मिलकर तल बनाया जाता है। तो ये x है और ये y है, ठीक है। अब यहां पर कोई बिंदु है और इस बिंदु की स्थिति, अब देखिए ये बिंदु कहां है, x में भी कुछ आगे है, आपने मैथ्स में पढ़ा है, और y में कितना आगे है, इतना, ठीक है। तो इसका x में भी कुछ मान है जो कि स्मॉल x कह देते हैं, इसका y दिशा में भी कुछ मान है जिसको स्मॉल y कह देते हैं, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इसको हम मूल बिंदु से मिलाते हैं। तो मैंने इसको मूल बिंदु से मिला दिया। अब यहां से एक सदिश बनेगा। इस स्थिति में एक सदिश का निर्माण होगा जिसको हम आर वेक्टर कहते हैं। अब ये जो आर वेक्टर सदिश है इसका मान क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसको मैंने पिछली क्लास में इसको ए वेक्टर कहा था। आर वेक्टर भी कह सकते हैं, ए वेक्टर भी कह सकते हैं, ये इसका केवल प्रतीक है। आप अपने नाम से भी लिख सकते हैं, कोई कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आर वेक्टर की स्थिति देखें, ये एक्स दिशा में भी आगे है, तो एक्स दिशा में इसका मान कितना है, स्मॉल एक्स। ये तो आ गया परिमाण, और परिमाण के साथ साथ क्या बतानी पड़ती है, दिशा। तो x दिशा में एकांक सदिश कौन होता है, आई कैप, और y दिशा में कौन होता है, जे कैप, कल बताई थी। तो x के आगे लगा देंगे आई कैप, ये बात समझ में आ रही है। और y दिशा में कितना आगे, स्मॉल y, तो यहां लगा देंगे जे कैप। तो इस सदिश को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, x आई कैप प्लस y जे कैप। तो ऐसे किसी भी स्थिति को, किसी भी बिंदु की स्थिति को, ये बिंदु की स्थिति थी या निर्देशांक थे, x, y को क्या बोलते हैं, निर्देशांक। उस निर्देशांकों को या स्थिति को अगर हम मूल बिंदु से मिलाते हैं तो बनने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं, ठीक है। तो बनने वाले सदिश को क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश। तो यहां पर हेडिंग लिख लेना इस टॉपिक की, स्थिति सदिश। क्या टॉपिक बनेगा, स्थिति सदिश। इसी आर वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं स्थिति को, इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन। क्या बोलते हैं भाई, पोजीशन। और सदिश को क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो क्या बनेगा ये, पोजीशन वेक्टर। सबको समझ में आ गया। किसी भी कण की स्थिति को यदि हम मूल बिंदु से मिलाते हैं तो बनने वाले सदिश को हम स्थिति सदिश कहते हैं। यहां इसकी परिभाषा लिख देता हूं, किसी भी सदिश को यदि हम मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, 0,0, ये बिंदु मूल बिंदु सबको पता है। किसी भी सदिश को यदि हम मूल बिंदु से मिलाते हैं, तो बनने वाले सदिश को क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। तो सबको समझ में आ गया भाई स्थिति सदिश क्या होता है। एग्जाम्पल भी दे सकता हूं मैं आपको, ठीक है। स्थिति सदिश कहते हैं इसको। ये स्थिति सदिश है ना, द्विविमीय में भी होता है और त्रिविमीय में भी होता है। समझाता हूं मैं इसको आपको, इधर देखिए। तो यहां पर त्रिविमीय आपको मैं समझाता हूं, फिर आपको मैं द्विविमीय समझाऊंगा। तो त्रिविमीय के लिए एक उदाहरण लेते हैं, ये एक कमरा लेते हैं।
ये आपको कमरा दिख रहा है 3 डायमेंशन। अब यहां पर आपको ये लैंप दिख रहा है क्या? यस। तो अपन पहले इसका अक्ष बनाते हैं। ये इसका मान लीजिए एक्स अक्ष है, दिख रहा है सबको एक्स अक्ष। यहां पर मैं बनाता हूं इसका वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है। और आप इस दिशा में जाएंगे, ये इस दिशा में जाएंगे तो आप जेड दिशा में जाएंगे, ये जेड अक्ष हो गया। ठीक है, अब आपको इस लैंप तक पहुंचना है। आप कैसे पहुंचेंगे? तो ये हो गया हमारा मूल बिंदु। ठीक है, अब आप सबसे पहले लैंप तक पहुंचने के लिए कुछ एक्स दिशा में चलेंगे। ये देखिए, तो मुझे एक्स दिशा तक जाना पड़ेगा इतना। तो ये हो गया मान इसका स्मॉल एक्स। सुनते रहिए। अब मुझे वाई दिशा में भी ऊपर भी जाना होगा। ये देखिए, मुझे कुछ वाई दिशा में जाना होगा और कुछ जाना पड़ेगा मुझे जेड दिशा में। ओके, तो यहां तक मैं चलता हूं ऐसे। मुझे जाना है जेड दिशा में, थोड़ा सा मैं पीछे लेता हूं। ओके, अब मुझे यहां से जेड दिशा में जाना है ऐसे। तो बताओ मैं कौन सी दिशा में गया? जेड दिशा में। अब मुझे जाना पड़ेगा वाई दिशा में, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऊपर सीधा। समझ रहे हो बात? तो मुझे इस लैंप तक पहुंचने के लिए एक्स दिशा में भी गति करनी पड़ेगी, वाई दिशा में भी गति करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये ऊपर है। अगर मुझे इस कमरे के अंदर जाना है यूं, ये देखो ऐसे गति करनी है तो मुझे जेड दिशा में जाना पड़ेगा। और ऊंचाई में गति करनी है, ऊपर जाना है, तो मुझे वाई दिशा में जाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? तो पहले मुझे कहां पहुंचना है? फिर से देखिए, मुझे पहुंचना है इस लैंप के पास। कहां पहुंचना है मुझे? इस लैंप के पास। तो पहले मैं यहां तक गति करूंगा एक्स में, फिर मैं जाऊंगा जेड में, और फिर यहां से मैं नीचे जमीन पे पहुंच चुका हूं। अब यहां से मुझे ऊंचाई पर जाना है, तो ये हो जाएगा वाई। तो एक्स में कितना चला? स्मॉल एक्स। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो इस लैंप के निर्देशांक होंगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये बात आपको समझ में आई? इस लैंप के निर्देशांक होंगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड। इसको मैं एक अलग से बना के यहां पर आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में पूछिए। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं समझने की। इधर देखिए, एक्स वाई और जेड, ये 3 अक्ष होते हैं। अब इस लैंप के पास पहुंचने के लिए मुझे कुछ एक्स दिशा में भी चलना पड़ता है, कुछ वाई दिशा में और कुछ जेड दिशा में। तो इसके निर्देशांक बनते हैं, मान लीजिए एक्स कोमा वाई कोमा जेड। किसी भी कण की स्थिति को यदि हम मूल बिंदु से मिलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्थिति सदिश। तो इस समय स्थिति सदिश हो जाएगा आर वेक्टर। और क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड तीनों दिशा में जाना है, तो यहां पर जो स्थिति सदिश होगा, एक्स दिशा में कितना जाना है? एक्स। इसके लिए एकांक सदिश आई कैप। वाई दिशा में कितना बढ़ना है? वाई। इसके लिए एकांक सदिश जे कैप। और जेड दिशा में कितना बढ़ना है? जेड दिशा में मुझे कितना बढ़ना होगा? प्लस जेड के कैप। ये चीज समझ में आई आपको बेटा? यहां पर सबको, बच्चों को? क्योंकि द्विविमीय में मुझे केवल एक्स और वाई में ही बढ़ना था, और त्रिविमीय में मुझे एक्स वाई जेड तीनों दिशा में आगे बढ़ना है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये स्थिति सदिश किस दिशा के लिए बात कर रहे हैं अपन? ये त्रिविमीय के लिए स्थिति सदिश है। पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन, त्रिविमीय के लिए स्थिति सदिश। आगे बात करते हैं। ओके, अब यहां पर बात करते हैं सदिशों का वियोजन। इससे पहले यहां पर बात कर लेते हैं सदिशों का परिमाण। तो त्रिविमीय में सदिशों का परिमाण मैंने आपको कल ही बताया था। ये देखिए, यहां पे लिखते हैं सदिश का, या कौन से सदिश का? स्थिति सदिश का। फिर से लिखते हैं इसको, स्थिति सदिश का परिमाण। स्थिति सदिश का परिमाण। देखिए, तो आर वेक्टर अभी त्रिविमीय दिशा में क्या था? एक्स आई कैप था, वाई जे कैप था, प्लस जेड के कैप था। और मैंने आपको बताया था सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है। दोनों तरफ या तो मैग्नीट्यूड का साइन बनाना है, या आपको केवल आर लिखना है। उसके बाद क्या करना है बताओ? उसके बाद रूट बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? आई कैप के गुणा में कौन है? एक्स। इसका स्क्वायर कर दो।
जे कैप पे गुणा में कौन है y, y का स्क्वायर कर दो, और के कैप पे गुणा में कौन है z, z का स्क्वायर कर दो। इस तरह से हमें काम करना है। जैसे एक उदाहरण है, एक एग्जांपल लेता हूं, किसी कण के निर्देशांक, किसी कण के निर्देशांक 1, 2, 4 हैं, इसका स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। इसका स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। x दिशा में कितना आगे है 1, y दिशा में कितना 2, z में कितना 4। क्या करते हैं xi कैप yj कैप प्लस zk कैप। तो यहां पर r वेक्टर बहुत आसान है। कैसे करेंगे, x में कितना वैल्यू है 1, तो 1 i कैप, y दिशा में कितना मान है 2, तो 2j कैप, और z दिशा में कितना मान है 4k कैप। अगर आपको इसका परिमाण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रूट में i कैप पे गुणा में कौन है 1, 1 का स्क्वायर 1, j कैप पे गुणा में 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस k कैप पे गुणा में 4, 4 का स्क्वायर 16। कितना आ जाएगा बेटा आंसर, आंसर आ जाएगा 16 + 5 21। तो r स्थिति सदिश का परिमाण आ जाएगा रूट में 21। इतनी बात सबको समझ में आई भाई? ओके, अब चलते हैं आगे। इसके बाद बात करते हैं विस्थापन सदिश की। अभी बात की थी हमने किसकी, स्थिति सदिश की। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, विस्थापन सदिश की। ये भी वेक्टर के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। विस्थापन सदिश बिल्कुल ध्यान से समझते रहना भाई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। अच्छा, एक बात समझिए कि यहां पर ये एक रेखा, एक लाइन है, ठीक है। ये अपन बना देते हैं इसके कोऑर्डिनेट, नंबर लाइन बनाते थे ना, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मान लीजिए एक बालक यहां खड़ा है, कौन सी पोजीशन पे खड़ा है 2 पे। हम इसको कहते हैं तू विस्थापित हो जा 5 पे। हम इसको कहते हैं भाई विस्थापित हो जा 5 पे। तो ये ऐसे विस्थापित हो जाता है किस लोकेशन पे, 5 पे। कहां से विस्थापित होता है, 2 से 5 पे। कितना विस्थापित हुआ, कैसे निकाला आपने, इसकी अंतिम स्थिति कितनी थी 5, इसकी प्रारंभिक स्थिति कितनी थी 2। तो विस्थापन आपको कभी भी ज्ञात करना है ना, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अंतिम स्थिति कितनी है 5 माइनस प्रारंभिक स्थिति कितनी है 2, तो बराबर कितना आ गया विस्थापन 3। सबको समझ में आया इतनी बात? तो कभी भी आपको विस्थापन ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो यहां पर हम सबसे पहले विस्थापन का एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। विस्थापन बराबर क्या होता है, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ठीक है भाई। अब यहां पर देखिए एक डायग्राम बनाता हूं मैं, ये देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये 0 मतलब मूल बिंदु है, ठीक है। अब एक कण सबसे पहले A स्थिति पर था, कौन सी स्थिति पे था, A पे। उस समय उसका x में मान कितना था, मान लीजिए x1, और y में उसका मान कितना है, मान लीजिए y1। अब वो A से विस्थापित होता है, कहां तक, मान लीजिए पहले यहां था वो, अब विस्थापित होता है और यहां पहुंच जाता है। तो ये बिंदु कौन सा, B। यहां पर उसका x में मान लीजिए x2 हो गया, और y में मान लीजिए उसका y2 हो गया। तो इतनी बात समझ में आई कि पहले कण A स्थिति पर था
उसके बाद कण बी स्थिति पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ए स्थिति का स्थिति सदिश हम ज्ञात करते हैं। स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए स्थिति को मूल बिंदु से मिलाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिलाया मूल बिंदु से, ये देखिए इसको क्या बोलेंगे, R1 वेक्टर x1 y1 का स्थिति सदिश। फिर स्थिति बी को भी क्या करेंगे, मूल बिंदु से मिलाएंगे, x2 y2 का स्थिति सदिश R2 वेक्टर। अब ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति, ध्यान देना भाई। अब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है इसको बोलेंगे विस्थापन सदिश। समझ में आई बात सबको? पहले प्रारंभिक स्थिति को क्या करेंगे, मूल बिंदु से मिलाएंगे, फिर अंतिम स्थिति को मूल बिंदु से मिलाएंगे, फिर प्रारंभिक स्थिति ये देखिए ए और अंतिम स्थिति ये देखिए बी, इनको अगर मैं किसी रेखा से मिला दूंगा तो वो बन जाएगा मेरा विस्थापन सदिश। समझ में आई बात? तो विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य सीधी रेखा को हम विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। और विस्थापन का सूत्र क्या बनाया था मैंने, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो यहां पर यही बात हम यहां पे लिखेंगे, विस्थापन सदिश को लिखेंगे बेटा डी वेक्टर, ठीक है। विस्थापन सदिश क्या बन गया, डी वेक्टर। अंतिम स्थिति, तो अंतिम स्थिति सदिश कौन है बोलो भाई, अंतिम स्थिति बी है, जिसके लिए स्थिति सदिश कितना है, R2 वेक्टर। तो यहां लिखेंगे R2 वेक्टर। क्यों लिखा R2 वेक्टर, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो अंतिम स्थिति बी है, इसका स्थिति सदिश R2 वेक्टर है, माइनस प्रारंभिक स्थिति ए है, जिसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर है। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। विस्थापन सदिश बहुत आसान है, सही है ना, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। तो अभी हमें समझ में आया कि विस्थापन सदिश का जो मान होता है वो कितना होता है। ये विस्थापन सदिश बनाया अंतिम स्थिति, फिर से लिखते हैं, विस्थापन सदिश मैंने बनाया, क्या लिखा, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, क्योंकि विस्थापन सदिश है। तो विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, विस्थापन सदिश बराबर अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं स्थिति सदिश को कैसे लिखेंगे, R2 वेक्टर को बोलो भाई। R2 वेक्टर के निर्देशांक क्या थे, x2 और y2, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप, आगे क्या आ गया माइनस, तो मैं भी लगा दूंगा माइनस। R1 वेक्टर को कैसे लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। डी वेक्टर सुनते रहना। अब क्या करें, यहां पर माइनस की गुणा करेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, माइनस की गुणा करिए, माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, x1 को साथ साथ लिखेंगे, y1 को, y2 को साथ साथ लिखेंगे। तो देखिए x2 i कैप इधर कैसे क्या लेंगे, माइनस का x1 i कैप, फिर क्या लिखेंगे प्लस का y2 j कैप, इधर से क्या लिखेंगे माइनस का y1 j कैप। इतनी बात समझ में आ रही है भाई सबको। डी वेक्टर इक्वल टू, दोनों में से i कैप कॉमन आ जाएगा ना, यस, i कैप अगर कॉमन आ जाएगा तो i कैप को दोनों में से कॉमन लेकर अंदर बच जाएगा x2 माइनस x1। ये देखिए i कैप दोनों स्टेप में था, तो i कैप आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 प्लस, यहां देखिए कॉमन कौन आ रहा है, j कैप, तो j कैप आ जाएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास विस्थापन सदिश का मान। सबको समझ में आ रहा है अभी विस्थापन सदिश का मान कैसे ज्ञात किया हमने, ये देखिए। अब अगर मुझे इस विस्थापन का परिमाण ज्ञात करना है तो किस प्रकार में ज्ञात करूंगा। तो क्या है मेरे पास विस्थापन सदिश, सबसे पहले बताइए,
मेरे पास विस्थापन सदिश आया x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं क्या निकालूंगा, इसका परिमाण। परिमाण के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ लाइनें खींचो या इसको d लिख दो केवल, तो परिमाण आ जाता है। अब बनाऊंगा मैं सबसे पहले रूट बनाना पड़ता है। हाँ, अब क्या करूंगा, आई कैप पे गुणा में क्या है बताओ, जल्दी बताओ, आई कैप पे गुणा में क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर देंगे। और जे कैप के गुणा में क्या है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास विस्थापन सदिश का भी परिमाण। तो किसी कोई समस्या हो तो बताओ भाई, सब सही है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक न्यूमेरिकल छोटा सा प्रश्न आपको देता हूं मैं। ठीक है, एक मैं करवाऊंगा, एक आपको दूंगा, ठीक है, करने के लिए। उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये काम आपको जरूर करना है। अगर मेरे साथ आप स्टेप टू स्टेप चलते रहेंगे तो मैं बिल्कुल 0 स्टेप से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगी फिजिक्स। चाहे कितने भी हार्ड टॉपिक हों, आपको समझ में आएगी, ये मेरा वादा है आपको। क्योंकि आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। आपको भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। हम आपके पूरे सहयोग के लिए पूरा कार्य कर रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, एक एक टॉपिक बिल्कुल आराम से होगा। बस आप साथ में चलते रहिए। और जिसको भी नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं तो आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस का हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना, 1 रुपए नहीं देना है। सब कुछ नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। तो न्यूमेरिकल देखिए, एक कण की प्रारंभिक स्थिति, एक कण की प्रारंभिक स्थिति 2, 3, 5 तथा अंतिम स्थिति, एक बार इसमें हम केवल 2 डायमेंशन लेते हैं, 2 और 3 थी, ठीक है, तथा अंतिम स्थिति 1,5 ये थी। विस्थापन ज्ञात कीजिए, विस्थापन सदिश ज्ञात कीजिए, विस्थापन सदिश ज्ञात कीजिए। अभी ज्ञात कर लेते हैं भाई, विस्थापन सदिश ज्ञात कीजिए, अभी ज्ञात करते हैं। तो विस्थापन सदिश ज्ञात करने के लिए मुझे डायरेक्ट क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो यहां पर देखिए, प्रारंभिक स्थिति क्या थी, 2 और 3। तो प्रारंभिक स्थिति आगे वाला क्या होता है x, बाद वाला क्या होता है y। तो प्रारंभिक स्थिति में यहां से देखिए x1 का मान कितना आ जाएगा, 2, और y1 का मान कितना आ जाएगा, 3। समझ रहे हो बात को? और यहां पे अंतिम स्थिति देखिए, x2 का मान कितना आ जाएगा, 1, और y2 का मान कितना आ जाएगा, 5। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आपको विस्थापन सदिश का सूत्र याद है, क्या होता है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। वैल्यू पुट कर दो। x2 की वैल्यू कितनी है, 2, तो x2 की जगह, सॉरी, x2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो x2 की जगह लिखिए 1, माइनस x1 की जगह लिखिए 2, आगे लगाइए आई कैप, प्लस y2 की जगह लिखिए 5, माइनस y1 की जगह लिखिए 3, आगे आ जाएगा जे कैप। सॉल्व कर लो। 1 माइनस 2, माइनस का 1 मल्टीप्लाई में आई कैप, तो माइनस का 1 आई कैप, प्लस का 5 माइनस 3 2, कितना आ गया, जे कैप। तो माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये आ गया हमारे पास विस्थापन सदिश। अगर कोई कहे इसका हमें परिमाण भी ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, परिमाण के लिए रूट लगाएंगे। आई कैप पे गुणा में कौन है, -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास
+1। सबको पता है भाई -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 1 + 4 कितना आ गया √5। आंसर ही आ गया। तो बस यही करना है। तो इजी है ना बिल्कुल टॉपिक, दिक्कत तो नहीं है किसी को कोई? ओके भाई आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की आज के, जिसका नाम है सदिशों का द्विविमीय वियोजन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ठीक है, आराम से समझिएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है ये भी। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि एक सदिश इस तरह से बनाया गया है, ये x है और ये y है, और इस सदिश का नाम है मान लीजिए a वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सदिश x, सदिश का x दिशा में भी कुछ मान होगा, जो कि ax कह सकते हैं या x भी कह सकते हैं, और y दिशा में भी इसका कुछ मान होगा। तो इसका x दिशा में भी यहां से यहां तक कुछ मान होगा, उसको बोलेंगे इसका निर्देशांक का x, और इसका y दिशा में यहां से यहां तक भी कुछ मान होगा, इसको कहेंगे y। समझ में आ रही है क्या बात? फिर से देखिए, अगर कोई चीज इस तरह से बनाई हुई है तिरछी, इसका मतलब उसका कुछ मान x में भी है और कुछ मान उसका y में भी है, तभी तो उसके निर्देशांक लिखते हैं ना अपन x, y। मतलब x में अपन 2 आगे जाएंगे, y में 3 आगे जाएंगे, इस तरह से। तो वही मैं आपको बात बता रहा हूं कि इस बार एक सदिश पहले से हमें a वेक्टर दिया हुआ है, तो बताओ उसके निर्देशांक क्या होंगे? उसके निर्देशांक होंगे x, y। मतलब x दिशा में उसका मान इतना होगा x, और y दिशा में इतना होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं है। अब मुझे यहां पर सदिशों का वियोजन करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा? मान लीजिए ये जो एंगल है वो बनता है थीटा। क्या बनता है? थीटा। क्या आपको ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है? यस। तो यहां पे करेंगे सबसे पहले इसको नाम देंगे ओ पी क्यू। तो सबसे पहले लिखेंगे, बिल्कुल सुनते रहिएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का? ओ पी क्यू। समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, यहां पर हम किसका मान लगाएंगे? हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास एक तो गिवन है यहां से यहां तक लंब, लंब का मान कितना है y, आधार कितना है x, और कर्ण यहां से यहां तक कर्ण कितना है a। अगर इसका सदिश a वेक्टर तो परिमाण कितना होगा? a वेक्टर का a होगा। सुनते रहिएगा। तो सबसे पहले यदि हम यहां पर हमें लंब का मान निकालना है, मान लीजिए, तो थीटा के सामने क्या होता है? हमेशा याद कीजिए, लंब होता है। थीटा के सामने, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, तो ये भुजा क्या होगी हमारे पास? लंब। अब हमें लंब निकालना है, तो और हमें यहां पे कर्ण दिया हुआ है a, तो लंब बटा कर्ण याद कीजिए 10वीं क्लास। ठीक है, क्या लगता है? साइन थीटा। तो यहां पे सबसे पहले लगाएंगे साइन थीटा। आप बोलोगे सर साइन थीटा ही क्यों लगाया आपने? क्योंकि मुझे लंब ज्ञात करना है और मेरे को कर्ण गिवन है a, तो लंब और कर्ण से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है? तो साइन थीटा। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहां पर देख के बताइए, लंब की जगह तो हम लिख देंगे, लंब का मान कितना यहां से यहां तक y, तो लंब की जगह लिख देंगे y, और कर्ण की जगह क्या लिख देंगे? a। ठीक है भाई, तो कर्ण की जगह क्या लिख देंगे? a। तिरछी गुणा करेंगे y बराबर, ये देखिए y बराबर a की गुणा करो तिरछी इधर से, a साइन थीटा। आई क्या बात समझ में? तो जहां भी y लिखा हुआ है ध्यान देना, तो y इक्वल्स टू मैं a साइन थीटा कर लूं। सबको समझ में आया? कुछ नहीं किया है। समकोण त्रिभुज लंब बटा कर्ण, लंब कितना है y, कर्ण कितना है a, तो y बराबर a साइन थीटा। तो जहां भी y है वहां पे मैंने क्या लिख दिया? a साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। उसके बाद इसी त्रिभुज में मैं लगा दूंगा cos थीटा। cos थीटा क्या होता है?
अब मुझे लंब का मान तो मैंने ज्ञात कर लिया a sin थीटा, अब मुझे आधार का मान भी ज्ञात करना है और मुझे कर्ण दिया हुआ है a। तो आधार बट्टा कर्ण कौन सा सूत्र बनता है? cos थीटा। तो यहां पे लिखूंगा cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। अब आधार का मान कितना है बताइए भाई? आधार कितना है? x और कर्ण कितना है? a। तो यहां पर हमारे पास x का मान कितना आएगा? ये गुणा कीजिए a की, तिरछी गुणा कीजिए, देखिए इधर x इक्वल टू a cos थीटा। तो x की जगह लिख देंगे a cos थीटा। क्या इतनी बात किसी को समझ में आई? क्या समझ में आया अभी तक? फिर से y इक्वल टू a sin थीटा और x इक्वल टू a cos थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ओके, आगे चलते हैं। तो अभी तक हमें यह पता लग गया कि अगर, यहां देखिए, कि अगर ये कोई सदिश है जो कि x y निर्देशांक के अंदर है, जिसके कोई निर्देशांक x कोमा y है, तो उसमें जो x का मान है वो आ गया है, यहां से कोई एंगल थीटा बन रहा है, तो x का मान आ गया है हमारे पास a cos थीटा और y का मान आ गया है यहां से यहां तक हमारे पास a sin थीटा। y का मान क्या आ गया भाई हमारे पास? a sin थीटा। x कितना आ गया? a cos थीटा। ठीक है, और ये आ गया a वेक्टर। अब इसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है a वेक्टर के निर्देशांक क्या है? x और y। तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो x की जगह अगर मैं a cos थीटा लिख दूं तो मुझे कोई कुछ कहेगा तो नहीं? देख लीजिए यहां पे x की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? a cos थीटा लिख दूं क्या यहां पर? ठीक है। और y की जगह a sin थीटा लिख दूं क्या? यस, a sin थीटा j कैप। तो इस तरह से हमारे पास आ गया है हमारा सदिश का मान, वो भी कोणों के रूप में। समझ में आ गई बात? तो इसी को बोलते हैं सदिशों को घटकों में, उसके घटकों में वियोजित करना। समझ में आई इतनी बात आपको? तो ये टॉपिक हम आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल वगैरह और आएंगे, इसके अंदर 3D भी आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।